तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने मुद्रा व बैंकिंग के पार्ट 3 के एमसीक्यू प्रश्न की। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं वो सभी इंग्लिश में हैं, लेकिन मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाऊंगा ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे आसानी से कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है द सिस्टम इन विच ट्रेड कैन बी डन बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर वस्तुओं और सेवाओं का आपस में विनिमय होता है, एक्सचेंज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम, गुड सिस्टम और नन ऑफ द एबव। मैं इसमें कुछ सेकंड्स का पॉज लूँगा ताकि आप अपने आंसर्स को ढूंढ पाए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, बार्टर सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है कि हम वस्तुओं और सेवाओं का आपस में लेन देन करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब कि आवश्यकताओं का जो दोहरा संयोग होता है, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अर्थ है कि हमें जिस वस्तु की आवश्यकता है सामने वाले व्यक्ति को उस वस्तु की आवश्यकता है जो वस्तु हमारे पास है, और हमें उस वस्तु की आवश्यकता है जो सामने वाले व्यक्ति के पास है। तो इसे कहा जाता है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। तो प्रश्न में पूछा गया है कि इसको कैसे समाप्त किया गया? क्या ये गुड से हुआ, बैंक से हुआ, मनी से हुआ, या ऑल ऑफ द एबव, मतलब सभी से हुआ? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? इसका सही आंसर होगा हमारा मनी। ठीक है, मनी ने आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता को जो है समाप्त कर दिया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मनी, यानी कि इनमें से कौन सा मनी का कार्य है, मुद्रा का कार्य इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, या ऑल ऑफ द एबव, मतलब कि सभी। तो बताइए, देखिए हम एक एक ऑप्शन पर बात करते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारा फंक्शन ऑफ मनी है, स्टोर ऑफ वैल्यू हमारा फंक्शन ऑफ मनी है, मेजर ऑफ वेल भी हमारा फंक्शन ऑफ मनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द एबव। चलिए अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द थिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड बाय द एवरीवन एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि कौन सा इनमें से ऐसा है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य तौर पर उपयोग किया जाता है? क्या मनी है, मुद्रा है, या गुड्स है? ठीक है, वस्तुएं या सेवाएं हैं, या इनमें से सभी है? बताइए क्या आंसर है? तो इसका सही आंसर जाएगा हमारा मनी। मनी को जर्नली एक्सेप्ट किया जाता है सभी लोगों के द्वारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि विनिमय के माध्यम के रूप में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मनी कंटेन्स कॉइन्स, करेंसी नोट, चेक्स, ऑल ऑफ द एबव। तो बताइए इनमें से मनी में, मुद्रा में जो है किसको शामिल किया जाता है? कॉइन्स को किया जाता है, करेंसी को किया जाता है, या चेक्स को किया जाता है? तो देखिए कॉइन्स भी मनी का एक टाइप है, करेंसी नोट भी और चेक्स भी। तो इसका आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मनी इज विच कॉन्सेप्ट, मनी का कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, यानी कि मनी को हम किसके अंदर रखते हैं? क्या ये स्टॉक है, ठीक है, या ये फ्लो है, या ये मॉनेटरी है, या ऑल ऑफ द एबव? बताइए इसका आंसर क्या है? मतलब पूछा गया है कि मुद्रा हमारा प्रवाह है, या स्टॉक है, या मौद्रिक है? तो इसका आंसर जाएगा हमारा ए, स्टॉक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, विच फंक्शन रिमूव्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, यानी कि मनी के कौन से फंक्शन ने जो आवश्यकताओं के दोहरा संयोग था, दोहरे संयोग की आवश्यकता थी, उसको समाप्त कर दिया था? तो पहला है मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है, मूल्य का माप। दूसरा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। तीसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य का संचय। तो बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जाएगा हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसने दोहरे संयोग की आवश्यकता को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है हमारा विच फंक्शन कंसिडर द वैल्यू ऑफ द मनी इन 1 यूनिट। ठीक है, कौन सा फंक्शन ऐसा है जो मुद्रा को एक मूल्य के रूप में मापता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम, या मेजर ऑफ वैल्यू,
या स्टोर ऑफ वैल्यू मूल्य का संचय या स्टैंडर्ड ऑफ फॉर डिफर्ड पेमेंट्स यानी कि स्थगित भुगतानों का मान। तो बताइए कि क्या आंसर है इसका। इसका आंसर होगा हमारा मीज़र ऑफ वैल्यू, यानी कि मूल्य का मान जो है ये कंसिडर करता है वैल्यू ऑफ द मनी इन वन यूनिट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच फंक्शन अलाउज द पेमेंट टू बी डिलेड टिल फ्यूचर डेट, यानी कि मुद्रा का ऐसा कौन सा फंक्शन है जो हमें भविष्य में भुगतानों के लिए अलाउ करता है। बताइए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, या मीज़र ऑफ वैल्यू है, या स्टोर ऑफ वैल्यू है, या स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट है। हिंदी में देखिए, हिंदी में हमारा बनेगा क्या, हिंदी में हमारा बनेगा विनिमय का माध्यम, ठीक है, मूल्य का मापन, मूल्य का संचय या स्थगित भुगतानों का मान। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी, स्थगित भुगतानों का मान। अगला प्रश्न है, विच फंक्शन अलाउज द पेमेंट टू बी डिलेड टिल फ्यूचर डेट। अभी ये हमने किया था, ठीक है, सॉरी मैंने गलती से आपको 8 का आंसर बता दिया, जबकि 8 का आंसर हमारा क्या था, मीज़र ऑफ वैल्यू, और 9 का आंसर है हमारा स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, मनी सप्लाई इज विच कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और अभी तो आपके एमसीक्यू हो रहे हैं, सीबीएसई के जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे उसमें भी 1 नंबर में आता है ये। मनी सप्लाई इज़ विच कॉन्सेप्ट, मनी का कॉन्सेप्ट क्या है, मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है। क्या यह एक स्टॉक अवधारणा है, या एक प्रवाह अवधारणा है, या एक मॉनिटरी अवधारणा है। तो बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन ए, स्टॉक अवधारणा। अगला प्रश्न हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीज़र ऑफ मनी सप्लाई। देखिए, मुद्रा को मापने के लिए हमारे कुछ माप हैं, तो उनमें से इनमें से बताना है कि कौन सा माप नहीं है। तो कौन सा नहीं है, देखो M1 होता है हमारा, M2 होता है, M4 भी होता है, तो M0 नहीं होता। तो ऑप्शन क्या जाएगा, M0। M0 की जगह क्या होना चाहिए था, M3, क्योंकि जो मुद्रा को मापने के माप है वो हमारे 4 है, M1, M2, M3 और M4। तो मीज़र ऑफ मनी सप्लाई हमारे M1, M2, M3 एंड M4 है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मनी सप्लाई। कौन सा मनी सप्लाई का फीचर नहीं है। इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय द बैंक, इट इज़ ए स्टॉक कॉन्सेप्ट, इट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। मतलब क्या है कि जो पैसा जनता के हाथ में है, क्या उसे शामिल किया जाता है, जो पैसा बैंकों के पास है, और ये एक स्टॉक अवधारणा है। तो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि स्टॉक अवधारणा तो है ही, और बैंक के पास जो मनी होती है वो भी इसमें काउंट होती है, लेकिन पब्लिक के पास जो मनी होती है वह इसमें काउंट नहीं होती। तो क्या जाएगा, इसका ऑप्शन जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई। यानी कि कौन सी सबसे तरल मुद्रा की माप है, यानी कि मुद्रा की सबसे तरल माप हमारी कौन सी है, मोस्ट लिक्विड पूछ रहा है। तो बताइए, M1, M2, M3, M4। हमारे मनी सप्लाई के 4 मीज़र्स हैं, M1, M2, M3 एंड M4। तो यहाँ पूछा है कि इनमें से मोस्ट लिक्विड यानी कि सबसे ज़्यादा तरल इनमें से कौन सा है। तो बताइए, सबसे ज़्यादा तरल होता है देखिए M1, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई। यानी कि कौन सा सबसे कम तरल होता है। इससे पहले वाले प्रश्न में पूछा था कि मुद्रा पूर्ति का कौन सा माप सबसे ज़्यादा तरल होता है, अब पूछा है कि मुद्रा पूर्ति का कौन सा माप सबसे कम तरल होता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि M1 सबसे ज़्यादा तरल होता है, अब पूछा है कौन सा सबसे कम तरल होता है, M2, M3 या M4। तो इसका आंसर जाएगा हमारा M4। देखिए, ये जो 4 माप होते हैं M1, M2, M3 एंड M4, तो सबसे तरल जो है हमारा क्या होता है, सबसे तरल होता है हमारा M4, और धीरे धीरे फिर इसकी लिक्विडिटी जो है वो कम होती जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम अगला प्रश्न है हमारा, M1, M2 मिक्सअप। M1 और M2 मिलके क्या बनाते हैं, नैरो मनी सप्लाई, ब्रॉड मनी सप्लाई, ब्रोकन मनी सप्लाई, ऑल ऑफ द एवब, नन ऑफ द एवब। तो बताइए इसका आंसर हमारा क्या होगा, M1 एंड M2। M1 और M2 मिलके क्या बनाते हैं, हमारी नैरो मनी सप्लाई यानी कि संकीर्ण मुद्रा पूर्ति बनाते हैं हमारे M1 एंड M2। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
कि M3 और M4 मिलके क्या बनाते हैं, M3 और M4 मिलके क्या बनाते हैं। तो M3 और M4 क्या ये नैरो मनी सप्लाई होती है। अभी हमने पढ़ा कि नैरो मनी सप्लाई क्या होती है, M1 एंड M2, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि M3 और M4 क्या है, ब्रॉड मनी है या ब्रोकन मनी है या नन ऑफ द एबव है। बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर जाएगा हमारा ब्रॉड मनी सप्लाई। M1 M2 हमारी नैरो मनी सप्लाई होती है, M3 M4 हमारी ब्रॉड मनी सप्लाई होती है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। हाई पावर्ड मनी इज प्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि जो उच्च शक्ति मुद्रा होती है वह किसके द्वारा उत्पादित की जाती है। क्या RBI उत्पादित करता है, गवर्नमेंट उत्पादित करती है या कमर्शियल बैंक करते हैं या RBI और गवर्नमेंट दोनों करती है। बताइए इसका आंसर क्या है हमारा। हाई पावर्ड मनी उच्च शक्ति मुद्रा, इसका आंसर जाएगा हमारा A, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूड इन द हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी में हमारा कौन सा इंक्लूड नहीं होता है। उच्च शक्ति मुद्रा में किसे शामिल नहीं किया जाता। करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, कैश रिजर्व हेल्ड बाय द बैंक और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स। बताइए क्या इसमें शामिल नहीं होगा हमारा, या नन ऑफ द एबव, मतलब कोई सा भी इनमें से हमारा शामिल नहीं होगा। तो इसका सही आंसर बताइए क्या जाएगा हमारा। इसका सही आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन C, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। इसको हम हाई पावर्ड मनी में शामिल नहीं करते। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19 कि M1 जो है कंसिस्ट ऑफ, यानी कि M1 में हमारा क्या क्या शामिल होता है। करेंसी हेल्ड बाय द, ठीक है, यानी कि लोगों के पास जो मुद्रा होती है वह है डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विद बैंक, ऑल ऑफ द एबव। तो आपको बताना है कि M1 में हमारा जो है कौन सा शामिल होता है। तो देखो लोगों के पास, जनता के पास जो जमाएं होती है वह हमारी शामिल होती है। डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक भी हमारे शामिल होते हैं और अदर डिपॉजिट विद RBI भी हमारा शामिल होता है। तो इसका आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ द एबव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब करेक्ट बताना है आपको क्या है। तो M3 बराबर M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, यानी कि बैंकों की शुद्ध जमा, और M3 बराबर M2 प्लस सेविंग विद पोस्ट ऑफिस, यानी कि M3 बराबर M2 प्लस जो हमारी डाकखानों की बचत जमाएं हैं। नंबर 3 है हमारा M3 बराबर M2 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, और D है हमारा M2 बराबर M3 प्लस करेंसी हेल्ड विद बैंक। बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। तो देखिए M3 में M1 प्लस जरूर होता है, और M1 हमारा कहाँ पे है, सिर्फ M1 हमारा ऑप्शन A में है, इसलिए हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन A हमारा सही हो जाएगा, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मनी सप्लाई इंक्लूड्स, यानी कि मुद्रा पूर्ति में क्या हमारा शामिल होता है। ऑल डिपॉजिट विद बैंक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, अदर डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, या ऑल ऑफ द एबव। बताइए इसने पूछा है कि मुद्रा पूर्ति में हमारे कौन से जो डिपॉजिट है वो हमारे शामिल होते हैं। देखिए मैंने जो मुद्रा बैंकिंग का पार्ट पढ़ाया था, मैंने उसमें भी ये बताया कि जो DD होता है, डिमांड डिपॉजिट होता है, केवल वे ही हमारी मनी सप्लाई में इंक्लूड किए जाते हैं, जबकि फिक्स्ड डिपॉजिट जो हमारे होते हैं उन्हें हम मनी सप्लाई में शामिल नहीं करते, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट को निकाला नहीं जा सकता। वह एक निश्चित समय के लिए बैंक में जमा कर दी जाती है, और उसके बाद में यदि उसे निकाला जाता है तो निश्चित समय के बाद ही उसको निकाला जाएगा, इसलिए इसे मनी सप्लाई में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो ऑल डिपॉजिट वाला हमारा ऑप्शन गलत है। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक ये हमारा सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो DD होती है, डिमांड डिपॉजिट होती है, मांग जमाएं होती है, उन्हें ही शामिल किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 22। द मनी डैट इज लीगली एक्सेप्टेड बाय एवरीवन इन इकोनॉमी इज कॉल्ड। देखिए लीगली एक्सेप्टेड का क्या मतलब है। लीगली एक्सेप्टेड का मतलब है कि जिसे कानूनी तौर पर हमारे देनदारियों का भुगतान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, लीगल टेंडर मनी, प्लास्टिक मनी, कमोडिटी मनी और क्रेडिट मनी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
तो जिस मुद्रा को कानूनी तौर पर हमारे देनदारियों का भुगतान करने के लिए, उधारों का भुगतान करने के लिए या हमारे लगाए गए शुल्क का भुगतान करने के लिए जो मनी एक्सेप्टेड की जाती है उसे कहा जाता है लीगल टेंडर मनी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लीगल टेंडर मनी, यानी कि कौन सा इनमें से ऐसा है जो लीगल टेंडर मनी का पार्ट नहीं है, बताइए इसमें। अब लीगल टेंडर मनी का अर्थ है कानूनी मुद्रा, ठीक है। इसमें लिमिटेड लीगल टेंडर मनी ये हमारा शामिल किया जाता है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी ये भी हमारा शामिल किया जाता है, लेकिन जो ऑप्शनल मनी है, ऑप्शनल मनी जो है वह हमारी लीगल टेंडर मनी में शामिल नहीं की जाती। तो हमारा 23 का ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द मनी इन विच कमोडिटी वैल्यू इक्वल टू मनी वैल्यू इज कॉल्ड, यानी कि वह मुद्रा जिसका वस्तु मूल्य और मौद्रिक मूल्य आपस में बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा क्रेडिट मनी, दूसरा है फुल बॉडीड मनी, तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव मनी, चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए सबसे पहला है क्रेडिट मनी। हमारा क्रेडिट मनी क्या होती है? क्रेडिट मनी होती है जिसका मनी वैल्यू जो है ज़्यादा होती है किससे? कमोडिटी वैल्यू से, मतलब मनी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होती है कमोडिटी वैल्यू से, ठीक है। तो ये तो हमारा है नहीं, क्योंकि यहाँ पूछा है इक्वल। फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी को हिंदी में कहते हैं पूर्णकाय मुद्रा। तो पूर्णकाय मुद्रा हमारी क्या होती है? पूर्णकाय मुद्रा हमारी होती है जिसका कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू आपस में इक्वल होता है। जिसका कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू आपस में इक्वल होता है उसे हमारा क्या कहा जाता है? फुल बॉडीड मनी। तो इसका जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मनी विच इज़ यूजुअली मेड ऑफ पेपर। पेपर से जो मनी बनाई जाती है, देखिए मनी दो ही चीज़ से बनती है, या तो मेटल से बनेगी, धातु से बनेगी, या हमारी पेपर से बनेगी। तो पेपर से जो मनी बनती है उसे क्या कहा जाता है? क्रेडिट मनी कहा जाता है, फुल बॉडीड मनी कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव मनी कहा जाता है, या फिर ऑल ऑफ द एबव। बताइए इसका सही आंसर क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि क्रेडिट मनी वह होती है जिसका मौद्रिक मूल्य उसके वस्तु मूल्य से ज़्यादा होता है, यानी कि मनी वैल्यू इज़ ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू। तो क्या ये होगा हमारा? यस, हमारा यही होगा। फुल बॉडीड मनी में क्या होता है? फुल बॉडीड मनी हमारी मेटल की बनती है, पेपर की नहीं बनती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जाएगा ए, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी में क्या होता है? जो मनी वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन किससे होती है? वो कमोडिटी वैल्यू से ग्रेटर देन होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 26, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मनी हुज इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ मच लोअर देन इट इज़ फेस वैल्यू, ठीक है। यानी कि ऐसी कौन सी मुद्रा है जिसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो फेस वैल्यू से कम होती है। बताइए उस मुद्रा को हम क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे हमारा पूछा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है लोअर देन होती है फेस वैल्यू से, यानी कि जिससे मुद्रा बनी है उसका जो मूल्य है, जो मुद्रा का मूल्य है उससे कम होता है, तो उस मनी को हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव मनी कहा जाता है, क्रेडिट मनी, फुल बॉडीड मनी या लीगल टेंडर मनी। तो देखिए फुल बॉडीड मनी नहीं होगा क्योंकि इसमें इक्वल होता है। लीगल टेंडर मनी एज ए मनी का यूज़ नहीं किया जाता। तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा? इसका आंसर जाएगा हमारा क्रेडिट मनी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा, हु इज़ द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो भारत में जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, जो मौद्रिक नीतियों को संचालित करने वाली संस्था है, वह कौन सी है? क्या वह आरबीआई है, गवर्नमेंट है, कमर्शियल बैंक है, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है? तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा हमारा। देखिए भारत में जो मौद्रिक नीति है वो आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है और संचालित की जाती है, और इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इसके विपरीत जो राजकोषीय नीति है, राजकोषीय नीति को सरकार द्वारा बनाया जाता है, और सरकार अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय नीति बनाती है, और आरबीआई जो है वो मौद्रिक नीति बनाती है जिसके अंदर ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट इन सब को डिसाइड करता है। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? इसका ऑप्शन जाएगा हमारा ऑप्शन ए, आरबीआई। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन फॉलोज विच सिस्टम फॉर इशूइंग करेंसी। तो देखिए इसमें पूछा है कि भारत में मुद्रा कौन जारी करता है। तो सबसे पहले इसमें पूछा है कि किस आधार पर भारत में मुद्रा जारी की जाती है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भारत में मुद्रा जारी कौन करता है।
तो भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार केवल आरबीआई के पास में है। ठीक है, अब प्रश्न ये है हमारा कि आरबीआई जो है वो किस आधार पर मुद्रा जारी करता है? फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम, विदेशी विनिमय प्रणाली, पेपर करेंसी सिस्टम, ठीक है, कागज़ मुद्रा प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम रिजर्व प्रणाली, या नन ऑफ द एबव। बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? तो देखिए, फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम में हमारा कुछ भी इससे रिलेटेड नहीं है जो करेंसी जारी करने से हो। पेपर करेंसी में भी ऐसा कुछ नहीं होता, तो हमारा जाएगा ऑप्शन सी, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। देखिए, आरबीआई जो है वो करेंसी इशू करता है। करेंसी इशू करने के लिए आरबीआई मिनिमम रिजर्व सिस्टम को शामिल करता है। अब मिनिमम रिजर्व सिस्टम में आरबीआई को क्या रखना होता है? इसको आरबीआई को अपने पास में 200 करोड़ का सोना और प्रतिभूतियां रखनी होती है, यानी कि 200 करोड़ ऑफ गोल्ड एंड सिक्योरिटीज़ आरबीआई के पास में करेंसी इशू करने के लिए होना चाहिए, और उसमें से भी कम से कम 115 करोड़ यानी 115 करोड़ का हमारा क्या होना चाहिए? आरबीआई के पास में सोना होना चाहिए, और 85 करोड़ की हमारी क्या होनी चाहिए? प्रतिभूतियाँ होनी चाहिए। तो आपके पेपर में ये भी पूछा जा सकता है। फिलहाल हमारे प्रश्न 28 का आंसर है ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हु इशू ₹2 एंड मोर डिनोमिनेशंस करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, यानी कि 2 रुपये और उससे ज़्यादा ऊपर के जो सिक्के हैं या फिर नोट है वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? अब 2 रुपये का नोट है, ठीक है, तो बताइए कौन जारी करता है 2 रुपये का नोट? क्या आरबीआई करती है, गवर्नमेंट करती है, कमर्शियल बैंक करते हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है? तो देखिए, सोचिए। तो देखिए, हमारे देश भारत में 2 रुपये का नोट और करेंसी जो है वो हमारी आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। आरबीआई ही इसके लिए एकमात्र अथॉरिटी है। अच्छा, अब प्रश्न आता है कि फिर 1 रुपये का नोट और 1 रुपये का सिक्का कौन जारी करता है? ठीक है, 1 रुपये का और नोट और 1 रुपये का सिक्का जारी करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जारी करती है, इसलिए 1 रुपये का नोट एकमात्र ऐसा नोट है जिस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं होते, अपितु उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? उस पर फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हु इशू ₹1 डिनोमिनेशन करेंसी नोट्स एंड आरबीआई। अभी मैंने आपको इससे पहले वाले प्रश्न में इसका आंसर बता दिया है कि भारत में 1 रुपये का नोट और सिक्के कौन जारी करते हैं? आरबीआई, गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो बताइए इसका क्या आंसर है? अब तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि अभी मैंने बताया है। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और 1 रुपये के नोट पर साइन किसके होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन जो है 1 रुपये के नोट पर होते हैं। तो 1 रुपये का नोट और सिक्का जो है वो हमारा कौन जारी करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और 2 रुपये का नोट और उससे ऊपर के नोट हमारे कौन जारी करता है? वह करता है हमारा आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।